हेलो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी सभी 101 शिफ्ट का साइंस का सॉल्यूशन, जो कि यह सॉल्यूशन जो है 27/11/2025 का होने वाला है और ये शिफ्ट नंबर 1 होगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और खास करके अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और एसएससी की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप एक बात याद रखेंगे, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है। आपको ध्यान देना है कि एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है यदि यह 3.0 सेकंड तक गिरता है और यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग यानी कि भी क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए क्या बोला गया कि एक पिंड है ऊंचाई पर, यहाँ पे मान लीजिए ये पिंड है ऊंचाई पर और ऊंचाई पर से क्या है इसे गिराया जाता है नीचे। मान लीजिए यहाँ पे पिंड को गिरा दिया गया, लेकिन आप बताएंगे जब इसको गिराने वाला था तो गिराने के पहले इसका वेग क्या था, तो आपको पता चलेगा कि इसका वेग क्या था, 0 था। और गिराने के पहले जो होता है वेग उसे कहते हैं प्रारंभिक वेग, यानी कि u बराबर होगा 0। जो वेग 0 था तब ये छोड़ा, तब ये गिरना स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे कुछ ना कुछ वेग होगा, यही आपसे पूछा गया यहाँ पे कि अंतिम वेग क्या होगा ये आपको बताना है। और क्या बोला गया कितना देर तक गिराया जाता है, तो इससे जो है 3 सेकंड यानी कि टी बराबर यहाँ से हो गया 3 सेकंड। अच्छा, तो ये हो गया 3 सेकंड। और अगर हम बात कर ले जी का मान क्या दिया गया है, तो ये है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए हम जो है गति के पहला समीकरण यानी कि कौन सा समीकरण लगाएंगे हम, तो प्रथम गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, तो यह होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ से v क्या है, अंतिम वेग है, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या होता है तो त्वरण होता है। यहाँ पे a के स्थान पे देखिएगा आप g है, तो आप यहाँ पे इसको आप g कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा g और यहाँ पे होगा t। t क्या है, समय है, तो आप सबको यहाँ पे बैठा दीजिए। तो v बराबर होगा u कितना है, तो 0 है, प्लस यहाँ पे जी का मान क्या है, जी का मान है 10 गुना टी क्या है यहाँ पे, तो टी का मान है 3। टी का मान यहाँ पे हो जाएगा 3। तो यहाँ पे भी बराबर होगा 0 प्लस 10 गुना 3 हो जाएगा 30। और भी बराबर होगा यहाँ पे 30 और बेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है कि साबुन की मार्ज मार्जन क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब साबुन कपड़े की सफाई करता है, वही हो गया मार्जन क्रिया। उसमें जो है मिसेल को बना करके यानी कि साबुन जो है मिसेल की संरचना को बना करके कपड़े की सफाई करता है। और बोला गया मिसेल की क्या भूमिका होता है, तो मिसेल का जो भूमिका है वह क्या है, तो कपड़ों से जो है तेल और गंदगी को ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद क्या करता है, इसे हटा देता है। इसलिए जो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वह डी नंबर सही हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं यह है साबुन का मिसेल। देखिएगा यहाँ पे साबुन का मिसेल है और यहाँ पे क्या है, आप मान लीजिए ये सब क्या है, गंदगी है, तेल या तो यहाँ पे गंदगी लगा हुआ है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे कुछ न कुछ पार्ट बना हुआ है और ये देखेंगे इसको ऐसे ऐसे करके हो रहा है, यानी कि ये कुछ ऐसा करके आपको दिख रहा है जो कि अनेकों यहाँ पे बना हुआ है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूंछ वाला भाग, इसे कहते हैं क्या, तो इसे कहते हैं जल बिरागी सिरा। ये कौन सा सिरा होगा, तो जल बिरागी। और ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आयन प्लस में होता है और ये क्या होगा, यह होता है जल रागी सिरा, जल रागी। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये जो पूंछ होता है इसे कहते हैं जल विरागी सिरा और ये आयन वाला जो पार्ट होता है वो होता है जल रागी सिरा। ये क्या होगा, जल के तरफ भागेगा, ये सब सिरा जो है जल के तरफ भागेगा। और ये सब ये जो पूंछ है इसका कहाँ पे रहेगा, गंदगी के तरफ रहेगा। और जब कपड़े को थोड़ा सा चोट दिया जाता है या पानी डाला जाता है तो जल के तरफ से ये क्या होता है, बहना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे गंदगी को यहाँ से उखाड़ करके लेकर के यहाँ से भाग जाता है, इसलिए कपड़ा की सफाई हो जाता है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है, लेंस की शक्ति को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो लेंस की जो शक्ति होता है उसका अगर हम बात कर लें तो उसे हम P से सूचित करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। लेकिन खास बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ये जो
पी है तो यह है लेंस की क्षमता और एफ होता है फोकस दूरी। लेकिन फोकस दूरी हमेशा किस में होगा? तो मीटर में होगा। किस में होगा? तो फोकस दूरी हमेशा होता है मीटर में। यहीं आपसे पूछा गया कि लेंस की क्षमता को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ से अगर आपका उत्तर की हम बात करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसकी फोकस ये क्या, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसको यहाँ पे मीटर में जो है, हाँ ठीक है, यह मीटर में इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम, यानी कि ये जो पी होता है, पी यानी कि लेंस की क्षमता, वह मीटर में होता है फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी कि फोकस दूरी का उल्टा। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है, जब पी बराबर 1/f होता है, मीटर में होता है, तब जो लेंस की जो क्षमता होगा, लेंस की क्षमता की जो इकाई होता है, इकाई, तब वो निकल करके आएगा डाई ऑप्टर। क्या आएगा? तो डाई ऑप्टर निकल कर के आता है। इसे डी से सूचित करते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आपको कथन दिया गया और पूछा है कि कौन सा सही है। यहाँ बोला गया कि किया गया कार्य केवल धनात्मक ही हो सकता है, जो कि ये गलत हो जाएगा। किया गया कार्य केवल ऋणात्मक होगा तो ये भी गलत होगा। और किया गया कार्य बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ये ऑप्शन देखिए आपका सही होगा। आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या बोला गया है कि किया गया कार्य जो है बल की दिशा के आधार पर धनात्मक या तो ऋणात्मक हो सकता है। यानी कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है, कार्य यानी कि डब्लू कहते हैं, डब्लू बराबर होता है यहाँ पे एफ इंटू एफ कॉस थीटा। और ये एफ क्या है? तो एफ होता है यहाँ पे बल होता है, और एस क्या होता है? एफ होता है विस्थापन। एफ हो जाएगा विस्थापन, आपको ये याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे अगर जो होगा बल, जो बल लगेगा, बल अगर वो किसके दिशा में होगा? विस्थापन के दिशा में, विस्थापन की दिशा में। अगर बल होगा विस्थापन की दिशा में, तो क्या गया कार्य जो होगा वह होगा धनात्मक। क्या गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बल जो लगेगा किसी वस्तु पर, और लगने वाला बल जो है क्या होगा? तो विस्थापन के विपरीत दिशा में। किसमें? तो विस्थापन के विपरीत, विस्थापन के विपरीत दिशा में अगर बल लगेगा तो क्या गया जो कार्य होगा वह हो जाएगा ऋणात्मक। अब यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि क्या गया जो कार्य होता है बल के दिशा के आधार पर धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर बल लगेगा विस्थापन की दिशा में तो कार्य होगा धनात्मक, और अगर बल लगेगा विस्थापन के विपरीत दिशा में तो कार्य होगा ऋणात्मक। अगला प्रश्न आगे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जा सकता? ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ये तो किया जाता है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। और यहाँ पे है किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ये भी व्यक्त किया जाता है किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। और विलयन का आयतन द्रव्यमान प्रतिशत ये जो लिखा गया ये नहीं है व्यक्त करने के लिए। और विलयन का आयतन प्रतिशत यह भी जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा कि यह जो है विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आगे है, अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? ये जो अस्थमा होगा वह श्वसन तंत्र के को प्रभावित करता है। और श्वसन तंत्र का किसको? तो फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा, और फेफड़ा के अंदर जो छोटा छोटा वायु कूपिकाएं होता है जिसे कि हम कहते हैं ब्रोंकी, ब्रोंकी कहते हैं, या तो ब्रोंकी और ब्रांचेस में बट जाता है तो इसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स, इसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स। तो फेफड़ा के अंदर जो होता है ब्रोंकी या तो ब्रोंकियोल्स, इसमें क्या होता है? इसमें आ जाता है सूजन, जिसके कारण क्या होता है? अस्थमा की बीमारी हो जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि अस्थमा मुख्यतः श्वसन तंत्र के किस भाग को प्रभावित करता है? तो श्वास नली को, डायफ्राम को, और यहाँ पे ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स को। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य मध्य में निष्कासित की जाती है? आप यहाँ पे पहले देख लेंगे, ये जो अभी हम लेकर के आए हैं ये है सक्रियता श्रेणी। सबसे ऊपर में जो
यहाँ पे जो सबसे ऊपर में धातु जो स्थित है वह क्या है, सबसे अधिक हाईली रिएक्टिव होता है, सबसे अधिक रिएक्टिव होता है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता जो होता है सबकी घटता जाएगा, यानी कि बीच वाला हो जाएगा यहाँ पे मॉडरेट यानी कि मध्य क्रियाशील हो जाएगा। और जो नीचे में ये सब जो है ये सब क्या होगा, बिल्कुल लिस्ट होता है, यानी कि बहुत ही कम अभिक्रियाशील होता है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है सक्रियता श्रेणी के मध्य में निष्कासित की जाती है, यानी कि सक्रियता श्रेणी के मध्य में कौन सा धातु है। तो आप देखिए सोडियम और पोटेशियम को यहाँ पे, ये दोनों ऊपर में, ये क्या है, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील है, ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए सोना को, तो आपको दिखेगा यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, ये जो सोना है ये क्या है, नीचे है, यानी कि बहुत कम ही अभिक्रियाशील होता है। लेकिन अगर आप लोहा को देखेंगे, आयरन को देखेंगे, Fe को देखेंगे, तब आपको यहाँ पे दिखेगा आयरन। अब देखिए आयरन कहाँ पे है, तो आयरन देखिए मॉडरेट में है, यानी कि ये क्या है, मध्य अभिक्रियाशील। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे जो होगा लोहा, डी नंबर उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, जब मुद्रित सामग्री पर एक मोटी कांच की पट्टी रखी जाती है तो अक्षर उभरे हुए दिखाई देते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है। तो यहाँ पे बोला गया, अगर मुद्रित सामग्री है, कुछ लिखा हुआ है और मोटी कांच के पट्टी से अगर उसको हम देखते हैं तो अक्षर जो है थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण जो है दोस्तों ये क्या होता है, तो यह होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होगा, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में बात करेंगे, तो ये कांच अगर रखा हुआ, ये कांच है और ये कांच है, और यहाँ से अगर प्रकाश के किरण यहाँ पे कांच पे आता है, अगर प्रकाश के किरण यहाँ पे मान लीजिए कि कांच से ऐसे करके प्रकाश के किरण आएगा, तो इसको तो सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये माध्यम चेंज करेगा। क्यों माध्यम चेंज करेगा, तो यह है कांच, और कांच होता है सघन माध्यम, और यहाँ पे क्या है, हवा है, तो हवा जो होगा यह होगा विरल माध्यम, ये होगा विरल माध्यम। अगर कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इसीलिए जो है कोई भी वस्तु हमें कांच के पट्टी से देखने पर अक्षर हो तो वो क्या होगा, उभरा हुआ दिखाई देता है। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और प्रकाश के अपवर्तन हम इसी कहते हैं कि अगर कोई वस्तु सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से क्या होगा, थोड़ा सा मुड़ जाता है, हम उसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न आगे है, जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल जो है डैश प्रक्रिया द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं और गुणित होते हैं। देखिए क्या पूछा कि जब जल भी होगा और पोषक तत्व भी उपलब्ध होगा तब जो होता है शैवाल, ये जो होगा शैवाल, वह जो है कौन सी प्रक्रिया के द्वारा तेजी से वृद्धि करता है और गुणित होता है, तो इसे हम कहते हैं खंडी भवन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे वह बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे आपसे पूछा गया है कि क्या होता है जब जिंक की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है, तो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा, अगर कोई जिंक है, क्या है, जिंक की छड़ को कहाँ पे डाला जाएगा, तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में। तो यह CuSO4, यानी कि ये होता है कॉपर सल्फेट, और इसका जो कॉपर सल्फेट का जो रंग होगा वह होता है नीला। कैसा रंग होगा, तो नीला होगा। और यहाँ पे इसमें क्या रख दिया गया है, तो जिंक के छड़ को रख दिया गया, जड़न को। अब ये अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया, तो एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया करेगा। यहाँ से कॉपर को क्या करेगा, तो विस्थापित कर देगा जिंक, यानी कि अब बनाएगा ये क्या, तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट। और यहाँ पे कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जब यहाँ से कॉपर अलग हो जाता है, ये जो बचता है जिंक सल्फेट, यह क्या होगा, तो यह होता है रंगहीन। ये कैसा होगा, तो रंगहीन होगा। आपको यह अभिक्रिया समझ में आ गया है। अब आप ऑप्शन को देखिए, बोला गया कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं देखा गया, तो ये तो गलत बात है। कॉपर सल्फेट विलयन का नीला रंग फीका पड़ जाता, जी हाँ ये सही है। देखिए कॉपर सल्फेट विलयन का क्या कैसा रंग है, तो नीला है। अब यहाँ पे रंगहीन हो गया तो ये क्या होगा, नीला रंग क्या होगा, थोड़ा फीका पड़ जाता है। इसलिए आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन एक देखिए आपसे पूछा है यहाँ पे कि विभवांतर जो है
विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। विभवांतर को किस में मापते हैं? तो वोल्ट में ही नापते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ बोला गया 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। जी नहीं, ये तो गलत कथन यहाँ पे दिया गया है कि 1 वोल्ट जो है 1 न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है, ये गलत है। लेकिन ये सही है कि विभवांतर जो होगा उस विभवांतर को जो है वोल्ट में मापा जाता है। इसलिए यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? तो केवल कथन एक जो है यही केवल सही है। अगला प्रश्न आगे है, वह कौन से पोल्ट्री पक्षी है जिससे जिन्हें अंडे उत्पादन के लिए पाला जाता है? तो वो जो पोल्ट्री पक्षी यानी कि जो मुर्गी होता है, पोल्ट्री मुर्गी जो होता है, वह आपसे क्या पूछा है? देखिए, वह कौन सा होगा जिससे कि अंडा उत्पादन के लिए, तो आप याद रखिएगा जो मुर्गी को जो है अंडा के उत्पादन के लिए रखा जाता है, पाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लेयर। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेयर। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जिस मुर्गी को जो है मांस उत्पादन के लिए रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यहाँ पे ब्रायलर। आपको यहाँ से अब क्लियर हो गया होगा। तो अंडा उत्पादन के लिए कौन सा? तो लेयर को रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है मांस के लिए, तो आप कह देते हैं यहाँ पे ब्रायलर। अगला प्रश्न आगे है, कोशिका विभाजन की किस विधि द्वारा जो है द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित युग्मों में विभाजित किया जाता है? देखिए क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि कोशिका विभाजन की किस विधि के द्वारा जो है द्विगुणित गुणसूत्रों को जो है अगुणित युग्मों में विभाजित किया जा सकता है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा कौन सा? तो अर्धसूत्री विभाजन आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए न्यूमेरिकल टाइप का, तो आपको जो भी दिया गया है पहले लिख लीजिए। यहाँ पे आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ बराबर आपको दिया गया है 50 हर्ट्ज। और क्या है? तो एक तरंग पूरा होने में इसे कितना समय लगेगा? आपसे पूछा गया टी बराबर समय बराबर क्या होगा, ये पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है समय बराबर जब आवृत्ति दिया हो, तो समय बराबर फॉर्मूला होता है कि टी बराबर होता है 1/f। आपको याद रखना है कि टी बराबर क्या होता है? तो 1/f होता है। और यहाँ से टी है समय, एफ क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो 1/फ्रीक्वेंसी कितना देखे दिया गया है? तो ये दिया गया है 50। तो यहाँ पे हो जाएगा 50। अगर आप इसको यहाँ पे एक में भाग लगा देंगे तो ये आएगा 0.02। और ये 0.02 क्या निकल के आएगा? ये समय आएगा, और समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। इसलिए आपका उत्तर जो होगा यहाँ पे वह होगा 0.02 सेकंड। डी नंबर जो है आपका उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जो जीवन प्रक्रिया देखिए क्या पूछा है यहाँ पे कि लैंगिक जनन हो जाएगा, या तो स्वपोषी पोषण होगा, या विषम पोषी पोषण होगा, या तो परिवहन होगा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में विविधता यानी प्रजातियों में जो विविधता लाने के लिए महत्वपूर्ण है, वह आपसे पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे परिवहन, तो परिवहन तो पौधा में जो होता है परिवहन हो गया, उसमें जैसे कि जल का परिवहन और उसका क्या बोलते हैं भोजन का परिवहन होता है, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। अच्छा, विषम पोषी पोषण ये तो एक पोषण की विधि है, और स्वपोषी पोषण ये भी एक पोषण की विधि है। लेकिन लैंगिक जनन जो होगा जिसमें कि एक नर और एक मादा मिल करके नर और मादा मिल करके अंडाणु को निषेचित करते हैं, और उससे क्या होगा? तो उससे जो बच्चा पैदा होता है, इसे ही हम कहते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है? तो दो लोग के मिलने से जो जनन होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। इसलिए क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा विविधता को देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा विविधता मिलता है। इसलिए आपका उत्तर यहाँ पे लैंगिक जनन सही हो जाएगा। और ऐसे भी ये ऑप्शन के अनुसार जो है बिल्कुल लैंगिक जनन अलग हो रहा है। अगला क्वेश्चन आगे है, वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है, डैश है। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि वह प्रक्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन जो है विषम परमाणु नहीं होता है। तो कार्बोक्जिलिक अम्ल में जो है, कार्बोक्जिलिक अम्ल जो होता है इसमें विषम परमाणु होता है ऑक्सीजन। कीटोन में भी होता है, एल्कोहल में भी, जैसे कि OH हो गया तो एल्कोहल में भी होता है विषम परमाणु ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हेलो एल्केन जो लिखा गया है, ये इसमें क्या होता है? इसमें होता है हेलोजन तत्व। क्या होता है?
तो हेलोजन तत्व होता है इसमें। हेलोजन तत्व का मतलब क्या? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया और यहाँ पे ब्रोमीन हो गया। ये सब हेलोजन तत्व होता है और इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे प्रक्रियात्मक समूह कौन सा होगा जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है? तो वह उत्तर आपका हो जाएगा हेलो एल्केन, यानी कि हेलोजन वाला एल्केन। आपका उत्तर ए नंबर यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? पहली बात, स्थिर अनुपात का जो नियम है इसे किसने दिया था? तो इसे जो है प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था स्थिर अनुपात का नियम। और वही पूछा गया कि स्थिर अनुपात के नियम का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है तो किसी यौगिक में तत्व सदैव यादृच्छिक अनुपात में पाया जाता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा क्या होगा कि कभी अगर यहाँ पे जल बना है, H2O होता है जल का फॉर्मूला, ऐसा होगा क्या कि H3O जल हो जाएगा? तो ये नहीं होगा। अगर HO जल हो जाएगा तो ऐसा होगा? नहीं होगा। ये फिक्स रेशियो में ही यौगिक बना होता है। यही कहता है स्थिर अनुपात, जो से प्राउस्ट कहता है। तो यहाँ पे ए नंबर तो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। फिर बोला गया कि किसी अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं को लघु कणों में विभाजित किया जा सकता है? जी नहीं, ये भी गलत है। और रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश। ये तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जैसे कि लेवोजियर ने दिया था। ये क्या है? यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और ये क्या है कि किसी रासायनिक यौगिक में, देखिएगा, किसी रासायनिक यौगिक में जो है समान तत्व सदैव द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ये आपका उत्तर जो है बिल्कुल यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा स्थिर अनुपात के अनुसार। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण को प्रस्तुत करता है? तो देखिएगा, एक समान वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है? अगर कोई वस्तु है यहाँ पे, अगर ये एक वृत्ताकार पथ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा कि कोई वस्तु, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है और ये लगातार कार कक्ष में जो है हमेशा क्या होगा, एक समान गति से ये चक्कर लगाते रहेगा। इसे ही कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। आपको ये बात समझ में आया है? तो आपसे पूछा गया है कि वृत्तीय गति का एक उदाहरण को प्रस्तुत करता है, तो यह बोला गया अपने मार्ग पर त्वरित होती एक कार। नहीं, अगर कोई कार जा रहा है, कभी स्पीड कम कर रहा है, कभी स्पीड को बढ़ा रहा है, तो क्या ये होगा एक समान वृत्तीय गति? तो ये नहीं होगा। यहाँ बोला गया नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, अगर नियत चाल से, अगर पंखे की ब्लेड जो है ये ऐसे करके घूर्णन कर रही है नियत चाल से, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एक समान वृत्तीय गति है। तो इसका उदाहरण ये बिल्कुल बी नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, नियत चाल से घूर्णन करती पंखे की ब्लेड। अगला क्वेश्चन आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक प्रकाश संश्लेषण करता है? ये आपसे पूछा गया है कि कौन सा पादप उत्तक जो है प्रकाश संश्लेषण करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो पौधे जो है, हरे पौधे जो होते हैं वह सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन जो है खुद तैयार कर लेते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल बहुत ही आवश्यक होता है। क्या? तो क्लोरो फिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया दृढ़ोत्तक, यानी कि स्क्लेरेंकाइमा। जी नहीं, ये नहीं होगा। ये जाइलम, जाइलम का काम है पौधे में जल का परिवहन करना। और यहाँ पे पोषबाह, ये भी नहीं होगा, यानी कि फ्लोएम जो होता है यह करता है भोजन का परिवहन। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। जल का परिवहन करता है जाइलम। ये तो स्क्रीन कैमा होगा नहीं। इसका काम क्या? इसका काम है पौधा को जो है कठोरता प्रदान करना। पौधा को कठोरता प्रदान करता है स्क्रीन कायमा। और लेकिन यहाँ देखेंगे आप हरित उत्तक, यहाँ पे क्लोरेन कायमा जो है यह क्या है? एक प्रकार का पेरन कायमा का ही भाग होता है। और इसके अंदर जो है क्या उपस्थित होता है? हरित उत्तक के अंदर, इसके अंदर जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित उत्तक जो है यह आवश्यक है। आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है। यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति कितनी होगी? यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहले जो दिया है वो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे दिया प्रतिरोध, यानी कि आर बराबर दिया गया है 44 ओम, और यहाँ पे भी बराबर दिया गया है 220 वोल्ट,
और शक्ति पूछा यानी कि P बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो जब R दिया हो और V दिया हो तो इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए शक्ति के बारे में तो P बराबर एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बटे R। क्या होता है? तो V स्क्वायर बटे R एक फॉर्मूला हो जाएगा। और V का मान क्या है? V का मान है 220, लेकिन स्क्वायर है तो 220 गुना 220 बटे R क्या है यहाँ पे 44 हो जाएगा। अगर आप घटाएंगे इसको तो ये देखिए क्या होगा, 11 से घटाएंगे, 11 दूना 22 और यहाँ पे 0 और 11 चौके यहाँ पे क्या होगा, तो 11 गुना 4 44 हो जाएगा। और 4 से ये कटेगा कितना बार में? ये कटेगा 5 बार में। अगर आप इसे गुना करेंगे तो 22 गुना 5 हो जाएगा 110 और एक 0 है तो 1100 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे शक्ति है तो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट, तो यहाँ पे हो जाएगा 1100 वाट जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन जो आपका है यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है, पृथ्वी की परिक्रमा एक यहाँ पे बोला गया है पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्तीय पथ पर नियत गति से करने वाले उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है? देखिएगा क्या पूछा गया, हम समझा देते हैं आपको। बोला गया कि अगर कोई उपग्रह जो है एक समान वृत्तीय गति से तो वो चक्कर लगाता है, यानी कि एक वृत्ताकार कक्षा में जो है या जो है एक समान चाल से क्या होगा, तो ये गति तो लगाते रहता है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि गति का कौन सा गुण जो है जिसके कारण त्वरण को शून्य होने से रोकता है। आपको ध्यान देना है, अगर ये एक समान वृत्तीय गति से चलता है लेकिन यहाँ पे त्वरण क्या होगा, शून्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है त्वरण शून्य? तो त्वरण के लिए ए बराबर फॉर्मूला हम बताते हैं। ए बराबर फॉर्मूला होता है, त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं त्वरण। तो यहाँ देखेंगे अगर कोई पिंड यहाँ पे है, पिंड अगर ये घूम रहा है तो एक समान चाल से तो घूम ही रहा है, लेकिन इसके हर एक बिंदु अगर यहाँ पे है तो इसका दिशा किधर होगा, तो इस तरफ होगा। अगर ये पिंड यहाँ पे आएगा तो इसका दिशा क्या होगा, तो इस तरफ हो जाएगा। अगर ये पिंड यहाँ पे होगा तो इसका दिशा कैसा रहेगा, तो इधर रहेगा। अगर यह पिंड यहाँ पे होगा तो उसका दिशा किधर रहेगा, तो इधर रहेगा। जैसे कि आप एक रस्सी से एक पत्थर को बांध करके चारों तरफ घुमा रहे हैं, अगर घुमाते घुमाते आप छोड़ देंगे तो जहां पे पत्थर होगा उसी दिशा की ओर, यहाँ पे मान लीजिए पत्थर है तो इधर ही निकल जाएगा बिल्कुल सीधा, वो घूमता नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिशा में परिवर्तन हो रहा है। अगर दिशा में परिवर्तन होता है तो वेग में भी परिवर्तन होता है, और यही वेग में परिवर्तन की जो दर होता है उसे ही हम कहते हैं त्वरण। तो आपको यहाँ से बात पूरा का पूरा समझ गए होंगे। इसलिए यहाँ पे देखिएगा आपका उत्तर क्या होगा, डी नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला गया है गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर निरंतर बदलती रहती है। यहाँ पे आपको दिखा है कि गति का दिशा क्या है, निरंतर बदलती रहती है, अर्थात वेग क्या होगा, परिवर्तित हो रहा है। इसलिए क्या होगा, त्वरण त्वरण शून्य नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। हम अगला प्रश्न की बात करेंगे। तो आगे है, क्या होता है जब एक नेपथलीन बॉल को खुली जगह में धातु की प्लेट में जला दिया जाता है? अगर आप नेपथलीन बॉल को जो है खुली जगह में यानी कि जहाँ पे वायु उपस्थित हो वहां पे एक धातु की प्लेट में अगर आप जला देते हैं तब क्या होता है, तो आपको याद रखना है तब क्या होगा, यह धातु की प्लेट पर काले कजली यानी कि जो कालिक होता है, कालिक निरपेक्ष के साथ जो है पीला लौ के साथ जलता है। आपको ये याद रखना होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि प्रजनन के दौरान जो है डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रजनन जो होता है जब शारीरिक संबंध बनता है उसके दौरान में क्या होगा, तो डीएनए जो है प्रतिकृति यानी कि डीएनए का प्रति डुप्लीकेट जो होता है वह बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, वह आपसे पूछा गया है। तो क्या श्वसन के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या पाचन के लिए? नहीं। क्या रुधिर परिसंचरण के लिए? तो बिल्कुल नहीं, ये तो अलग ही डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन हो रहा है। लेकिन लक्षणों की वंशागति के लिए यानी कि लक्षण को ट्रांसफर करता है, सूचना को, यानी कि माता पिता का जो लक्षण होता है ना, वही लगभग लगभग बच्चे का भी लक्षण होता है। वही क्या है, तो डीएनए ट्रांसफर होने के कारण ही ऐसा होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है लक्षणों की वंशागति के लिए होता है। ऑप्शन जो आपका होगा डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न
आगे है यहाँ पे, एक निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मछली संवर्धन शब्द का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। तो मछली संवर्धन का मतलब होता है कि समुद्र से मछली को जैसे पकड़ना, उसको रखना, फिर पालना, फिर बेचना, है ना, उसे ही कहते हैं मछली संवर्धन। वही बोला गया कि मछली संवर्धन का सर्वोत्तम रूप से वर्णन है, तो कृत्रिम संसाधनों से मछली को पकड़ना, क्या ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो आगे देख लेते हैं कि समुद्री, यहाँ पे समुद्री जल से मछलियां पकड़ना, नहीं। मछलियों का पालन, जी हाँ, मछली का जो पालन होता है उसे ही कहते हैं मछली संवर्धन। तो आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे है यहाँ पे कि क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके कारण होता है। यानी कि क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसे हम 35.5 रखते हैं, उसे 35.5 लेते हैं। वही बोला गया कि जो फ्रिक्शन में आता है 35.5 जो आता है, क्यों आता है वह बताया, आपसे पूछा गया क्यों। तो आपको याद रखना है कि क्लोरीन का दो समस्थानिक होता है, समस्थानिक होता है क्लोरीन का। तो समस्थानिक का मतलब क्या, कि इसका मतलब होता है कि परमाणु संख्या तो सेम ही रहता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। यानी कि क्लोरीन जो है दो रूपों के द्रव्यमान संख्या में पाया जाएगा। एक पाया जाता है क्लोरीन 35, और एक पाया जाता है क्लोरीन जिसका कि परमाणु संख्या होता है 37। अगर हम इसी का औसत निकाल दें, अगर हम औसत द्रव्यमान निकाल दें, तो ये हो जाएगा 35 प्लस यहाँ पे 37/2 हो जाएगा। अगर आप इसे हल कर देंगे तो ये आएगा 35.5 लगभग, ये निकल करके आएगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि क्लोरीन का आंशिक परमाणु द्रव्यमान निम्नलिखित में किसके कारण होता है। तो इसकी यौगिक प्रकृति के कारण नहीं, प्रायोगिक त्रुटि कारण नहीं, आयन की उपस्थिति के कारण तो नहीं होता है। यह क्यों होता है, तो यह होता है समस्थानिकों के उपस्थिति के कारण। इसलिए जो आपका उत्तर यहाँ पे होगा वह डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमें बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले क्लास में आपसे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।